मैनेजर KPMG. Well, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on. Give a huge round of applause for Mr. Alok Singh. कैसे हैं आप सब? सो तो नहीं गए ना? तो मैं आलोक सिंह, वर्क्स विद KPMG, और हाँ, मैं ऑडिटर हूँ. तो कंप्लायंस और वो सारी चीज़ें देखता हूँ. और UCN को कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये जो ऐप है, ये एक बहुत बड़ा सपना था एंड बहुत मेहनत की है UCN ने. मैंने देखा है वो जर्नी उनका 2019 से लेके आज तक. एंड फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हम ये एप्लीकेशन देख रहे हैं एंड लॉन्च हो चुका है. आप सबने शायद टीवी पे दूरदर्शन जब टीवी आया था तो दूरदर्शन देखा था, फिर HD चैनल्स आए एंड आज IPTV में हम 4K देख रहे हैं. तो अब कस्टमर्स अपने घर पे 4K देखेंगे. पर ये जो कंटेंट है कस्टमर के घर तक कैसे पहुंचता है, ऑपरेटर्स तक कैसे पहुंचता है, आपके घर पे कस्टमर्स के पास कैसे जाएगा? तो एक टेक्नोलॉजी है FTTH. और शायद आज से अच्छा कोई दिन नहीं होगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के लिए. तो let's welcome our panelists who are veterans from industry, experts we have. तो Mr. Yash Panikar, who is Principal General Manager. सर, सब कहते हैं कि मतलब FTTH. मतलब मैं टेक्निकली शायद इतना साउंड नहीं होगा FTTH के मामले में. मतलब FTTH है क्या? ब्रिजेश सर. बिल्कुल सही पूछा आपने. हम सारे ही जानते हैं या सुनते हैं FTTH. FTTH का जैसे फुल फॉर्म होता है FTTH का फाइबर टू द होम. बेसिकली आई वुड इलैबोरेट मोर. इट इज़ बेसिकली FTTX. X stands for fiber to the building, fiber to the pole, fiber to the home, fiber to the office. There are various abbreviations. FTTH क्या है कि बेसिकली एक आर्किटेक्चर है कि आपको फाइबर कैसे ले जानी है, कंज्यूमर तक फाइबर कैसे ले जानी है. उसके बाद आता है कि ये जो फाइबर घर तक या बिल्डिंग तक जैसे भी आप ले गए या ऑफिस तक ले गए, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, उसकी टोपोलॉजी कैसे डिज़ाइन होगी, कौन सी फाइबर कहाँ से कहाँ जाएगी, उसका पूरा रोड मैपिंग, पूरा फील्ड मैपिंग होता है. इक्विपमेंट्स क्या यूज़ होंगे. FTTH इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म. उसके ऊपर फिर आती है टेक्नोलॉजी. कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे फाइबर टू होम में या फाइबर टू बिल्डिंग में, फाइबर टू ऑफिस में. FTTH is basically about that. सर, क्या मैं आपकी ये कह सकता हूँ कि मेरे घर में खाली एक फाइबर आएगी और उसी से मेरा इंटरनेट, टीवी, फ़ोन सब चल जाएगा FTTH में? Absolutely. फाइबर आपके घर पे आई. एक पूरी एक पाइप आ गई है. फाइबर इज़ बेसिकली ग्लास. एक पूरा एक पाइप है आपके घर पे डिलीवर हो चुका है. Now it's about the operator or the user. आप क्या सब्सक्राइब करते हो, ऑपरेटर आपको क्या डिलीवर करता है, and n number of services it can be delivered over the fiber. It's about that. Okay, मतलब हर चीज़ के लिए अलग वायर लाने की ज़रूरत नहीं है. हर चीज़ के लिए अलग वायर की ज़रूरत नहीं है. आप कोई भी सर्विस मांगो, कोई भी सर्विस डिलीवर करो. एंड अवनीश सर, जब हम कहते हैं कि FTTH is an ocean of endless opportunities, तो इसे और ज़्यादा कैसे एलोबरेट कर पाएंगे आप? Right. Actually, as my friend said, FTTH basically is not for now. Let me tell you something about the FTTH. We are working in this field since the 35 years. We have seen to change how the era is changing. We were working when some skip channel moderator time to optical cables. FTTH is not for now, it's for the generations. You are making a roads. Now you are running small cars. Maybe you are running and after some time you can run trucks on it. According to me, the FTTH network, whatever network you people are building up in your area, don't work here for now. Actually, the main problem, जो main गलती हम लोग कर रहे हैं अभी, वो एक गलती ये करते हैं कि हम आज के बारे में सोचते हैं. अब क्या करना है, अगले हफ्ते क्या होना है, अगले महीने क्या होना है. जैसे अगर आप बात करते हैं कि अभी लॉन्च किया है, जैसे IPTV लॉन्च किया. IPTV जस्ट ए थिंग ऑन FTTH. You can use it
इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एड ऑन कर सकते हैं। अभी हमारे एक जेंटलमैन वॉज आस्किंग कि फ्यूचर क्या है, हम केबल टीवी चला रहे थे 32 साल से। आई वांट टू गिव द आंसर कि आप 32 साल से केबल टीवी चला रहे थे और अब आपको लगता है कि वो सेट टॉप बॉक्स बंद होने वाले हैं। बंद तो होने वाले हैं, लेकिन उसके साथ में जो कुछ शुरू होने वाला है, यू हैव टू रेडी फॉर दैट। लाइक जब पहली बार मेरे हाथ में टच फ़ोन आया था तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि यार ये चलेगा कैसे, गिरेगा, टूट जाएगा। लेकिन उस समय उसके बाद मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था हम लोगों को कि उस टच फ़ोन को लिया जाए, तो हमने ब्लैकबेरी का फ़ोन यूज़ करना शुरू किया। उसमें टच भी था और कीपैड भी था। तो इट टेक्स टाइम, एक्चुअली से जर्नी। और FTTH इज़ हैव वेरी ब्राइट फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मी। तो FTTH अगर जहाँ बात कर रहे हैं तो इससे जस्ट फॉर जनरेशन्स, एक्चुअली वन वर्ड में बात कर रहा हूँ तो मैं फॉर जनरेशन। आप आज बनाएंगे, अच्छा नेटवर्क बनाएंगे, अगले 10 साल बाद को वो पे करेगा। यू कांट इवन इमेजिन दैट। FTTH से याद है ऐसा कि हमारे पास यस अभी हैं हु इज़ अ बैकबोन ऑफ BSNL नागपुर। तो FTTH एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारा PMG का भी विजन वही है कि डिजिटल इंडिया। तो FTTH के थ्रू हम रूरल इंडिया कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या वो सर्विसेज वहाँ कैसे प्रोवाइड करेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले UCN के तीनों डायरेक्टर्स का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपके माध्यम से मैं ये मानता हूँ कि जो सेंट्रल इंडिया है उसमें एक ऐसा ब्रांड मिल गया है जिसकी वजह से पूरे सेंट्रल इंडिया का नाम जो है भारतवर्ष में रोशन हो गया है। तो मैं सबसे चाहूँगा कि एक बार तालियों से UCN ग्रुप का जोरदार स्वागत करें। आप तीनों डायरेक्टर्स की जो जर्नी है वो हमने पिछले लगभग 3 दशकों से देखी है, और आपने एक बेसिक एक सिंगल चैनल से लेके आज तक जो डेवलपमेंट किया है उसके लिए आप काबिल तारीफ के काबिल हैं आप सब, और आपकी सभी टीम का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि इसके पूर्व जो पैनल में डिस्कशन हुआ था कि भाई IPTV की ऐप केवल लॉन्च होने से इसमें क्या बदल होगा, क्या चेंज होगा। अब इसके पहले के पैनल में हमने जो देखा था कि हमारे भारत की आबादी लगभग 140-145 करोड़ है। अगर हम 4 या 5 के एवरेज के हिसाब से देखें तो लगभग 27-28 करोड़ जो मकान है वो भारतवर्ष में है। इसमें से अगर हम 10-20% हटा दें, हमें मान के चले कि जिनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, तो करीब करीब जो है 20 करोड़ के करीब मकान ऐसे आते हैं जिसमें टीवी का एक पेनिट्रेशन है, और ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। लेकिन हमने अभी ये देखा है कि इसमें से लगभग केवल 30% से भी कम की आबादी जो है वो हम कनेक्ट कर पाए हैं। अब जैसे मैं थोड़ा सा इसको कंपेयर अपने मोबाइल सेगमेंट से करना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि मोबाइल में बहुत सारी क्रांति पहले हो चुकी है। इसमें एक मेन चैलेंज सभी ऑपरेटर्स के सामने ये आएगा कि जब हम रूरल एरिया में पेनिट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो नेटवर्क ले करने के लिए, और वो नेटवर्क ले करने के बाद जो कस्टमर बेस हमें नहीं मिल पाएगा, तो उसमें वो बेसिकली इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो पाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड है कि हर कंटेंट प्रोवाइडर अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क ले करने की कोशिश करता है। तो मैं UCN जैसे लीडर जो हैं, जो कंटेंट प्रोविजन में काफ़ी लीड ले रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि हर जगह अपना नेटवर्क ले करने के बदले नेटवर्क को कहीं ना कहीं शेयर करने की कोशिश करें। अब आपने FTTH की बात कही, देखिए कुछ जैसे आप ही ने कहा कि FTTH पे ट्रिपल सर्विसेज दी जाती है। कुछ दिन पहले तक हमारा नेटवर्क ऐसा था कि जो ट्रिपल प्ले सर्विसेज है, मतलब वॉइस है, उसमें इंटरनेट है और TV है, अर्थात एंटरटेनमेंट है। तो अब तक ऐसा था कि हमारे पास ऑप्शन था कि तीनों सर्विसेज तीनों अलग अलग कंटेंट प्रोवाइडर देते थे। एक केबल आता था टेलीफोन का, एक केबल आता था TV का, और एक केबल आता था इंटरनेट का। लेकिन उसमें ऐसा था कि जब भी कोई इंटरप्शन आएगा तो एक सर्विस बंद होती थी। अब क्या है कि ऑपरेटर के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज है, क्योंकि वो एक सिंगल फाइबर यदि कट जाए तो घर की सारी सर्विसेज बंद हो जाएगी। अब हमने तो केवल ये 3 सर्विसेज की बात की, इसके बाद भी सर्विसेज हैं, क्योंकि हमारे घर में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो मॉनिटर होंगे, घर का सर्विलेंस उसके थ्रू मॉनिटर होगा। तो यदि ये फाइबर बंद हो जाता है तो हमें मान के चलें कि हमारा घर पूरी तरह से डिजिटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसलिए FTTH जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल 24/7 स्टेबल सर्विस जब तक हम नहीं दे पाएंगे तब तक FTTH में ये, जैसे इसके पहले के पैनल में बताया गया था कि बहुत बड़े पैमाने पे चर्न आउट हो रहा है। तो जब हमारी इतनी सारी सर्विसेज एक छोटे से फाइबर पर, और यकीन मानिए ये फाइबर आंखों से दिखता भी नहीं है, तो इतने से फाइबर पर अगर हमारी इतनी सारी सर्विसेज डिपेंड रहेगी और वो फाइबर ही यदि स्टेबल ना हो तो ये सर्विसेज चलेगी कैसे, इस दिशा में भी हमको देखना पड़ेगा। तो FTTH का महत्व पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं बेसिकली FTTH के स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। आशीष सर, एक
छोटा सा क्वेश्चन था मेरा आपसे इससे कि FTTH का मेन ड्राइवर क्या है एडॉप्शन के लिए इंडिया में? क्योंकि आज भी मतलब मैंने देखे हैं बहुत बार, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ शायद वहाँ पे भी, कि Cat 5 एंड Cat 6 ये केबल्स ही लोग यूज़ करते हैं। तो मेन ड्राइवर क्या है कि लोग अडॉप्ट कर रहे हैं FTTH, क्यों कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कितना हो सकता है वो सोल्यूशन? नमस्कार। UCN टीम को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई, शुभेच्छा। जैसा कि आपने पूछा FTTH के लिए मेन ड्राइवर क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि हम पहले टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट या गीउडा एंटीना हम सभी ने अपने बचपन में देखा, वहाँ से कोएक्सियल केबल की तरफ बढ़े, फिर DTH का भी समय चला और अब हम फाइबर पे आ गए हैं। तो फाइबर के अपने बहुत से बेनिफिट्स हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी तभी सक्सेसफुल होती है जब उसका प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनसे कुछ बेटर होती है, वो चाहे कॉस्ट इफेक्टिव हो या उसमें उसके यूजेस वैसे हों, मल्टीपल यूजेस हों। तो उसी तरह से जो FTTH आज के समय की जो टेक्नोलॉजी है, फाइबर टू द होम, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। इंटरनेट तो है ही, वॉइस भी है उस पर, और अब बहुत सी ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जिनका कि बैकबोन जो है FTTH होगा। चाहे इवन हम जो आजकल वायरलेस में बात कर रहे हैं, 5G और 6G की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी सक्सेसफुल तभी है जब इनका जो बैकहॉल है वो फाइबर हो। तो हमें तो सिर्फ हम एज अ यूज़र सिर्फ टावर तक देख पाते हैं, लेकिन टावर के पीछे अगर फाइबर होगा तभी 5G सक्सेसफुल होगा। और 5G के और 6G के बहुत से यूज़ केसेस अब आते जा रहे हैं, व्हीकल ऑटोमेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमको FTTH की ज़रूरत होगी। हमने अपने कुछ समय पहले बहुत बुरा एक वक्त देखा 21 में, जो कोविड की एक सभी ने मार झेली। तो उस समय पे भी हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम जब हमारे पास, क्योंकि उस समय कुछ हद तक था ये नेटवर्क, तो हम वर्क फ्रॉम होम वगैरह कर पाए, और आज के समय में वो अब हम लोगों की आदत में आता जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहते हैं, अब ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सभी संभव है। जो पहले मीटिंग्स वगैरह के लिए हम लोगों को सभी को फिज़िकली मूव करना पड़ता था, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता था, आपका एक्सपेंडिचर होता था, वो सारी चीज़ें अब आजकल हर आदमी हर 5 मिनट में आपको इमीडिएटली मैसेज आ जाता है, भाई VC पे आ जाइए आप। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं, टाइम भी हमारा सेव कर रही हैं। तो इन सब के पीछे जो मेन चीज़ है वो फाइबर टू द होम ही है। तो इस तरह से टेलीमेडिसिन हो, रिमोट एजुकेशन हो, ऐसे बहुत से फील्ड्स हैं जिनमें कि अब FTTH का यूज़ बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए अब FTTH का पेनिट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। जो पहले कॉपर लाइन हुआ करती थी वो सरेंडर हो चुकी हैं, लेकिन अब हर आदमी चाह रहा है कि मेरे घर पे एक FTTH, ऑफिस में तो होता ही है, घर पे भी अब FTTH की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आशीष साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन और था वैसे, कि अब FTTH के थ्रू हम जा ही रहे हैं, पर जो छोटे ISPs हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे इस मार्केट में, या उनके लिए क्या सजेशन है आपका कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो कम्पीट भी कर पाएँ एंड सर्वाइव भी कर पाएँ? जैसे सर कह रहे थे कि चर्न हो रहा है, कस्टमर्स जा रहे हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए उन्हें कि नहीं, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो स्टेबली रहें हमारे साथ? जो भाई साहब ने पूछा था, आप पूछ रहे हैं, और समय के साथ सभी को अपग्रेड करना पड़ता है। जो कभी कोडिंग कर रहे थे, अब AI उनका स्थान ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोडर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। वो अपने आप को स्किल्स अपग्रेड करके AI की जो ज़रूरतें होंगी, उस कस्टमाइजेशन की ज़रूरतें होंगी, उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। सिमिलरली जो हमारे पुराने केबल ऑपरेटर्स कोएक्सियल केबल वाले होते थे, उन्होंने भी फाइबर की तरफ गए, अब वो फाइबर यूज़ करते हैं, उसमें स्प्लाइसिंग वगैरह वो सारी चीज़ें उन्होंने स्किल्स डेवलप करी और वो कर रहे हैं। और इसी तरह से तो जो स्मॉल ISPs हैं, मुझे लगता है कि वो जो उनका जो नेटवर्क होता है वो आज भी उनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनके जो कस्टमर सर्विस होती है वो बहुत पर्सनलाइज होती है, जो कि जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो चीज़ नहीं दे पाते हैं। तो और ऐसे बहुत से पॉकेट्स होते हैं जहाँ बड़े ऑपरेटर जाते ही नहीं हैं, जो हमारे जो छोटे ISPs हैं उनको बहुत अच्छे से कैटर कर सकते हैं।
तो ऐसी बहुत से उनके ओवरहेड्स होते हैं जो मेजर ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि छोटे जो हमारे ISPs होते हैं उनके वो ओवरहेड्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें, बंडलिंग और पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस, ये सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए जो छोटे ISPs हैं ना केवल सर्वाइव करेंगे बल्कि बहुत अच्छा एक उनका एड ऑन रहेगा, और वो बहुत से टाई अप्स ऐसे बड़े ऑपरेटर्स के साथ में कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटे ISPs के लिए जगह नहीं है। आप और कुछ ऐड करना? राइट, एक्चुअली अभी थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है, काम करने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। मेजर प्रॉब्लम क्या है, जितने भी हमारे ISPs हैं, छोटे ISP की हम बात करते हैं, इवन द बड़े ISP, कितने लोग हैं इनके पास कोई मार्केटिंग टीम है। आपके पास एक प्लान बनाते हैं कि ये 600 रुपये का, ये 800 रुपये का, ये 1200 रुपये का। हु इज चूजिंग दिस प्लान? कौन चूज कर रहा है इन प्लान को? कोई मुझे आंसर देगा? इन प्लान्स को कौन चूज कर रहा है और क्यों चूज कर रहा है? कस्टमर चूज कर रहा है, उसे पता ही नहीं है उसे क्या प्लान चाहिए, और आपके पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि उसे आप जाके समझा सकें, उसे आप जाके बता सकें कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। आप कस्टमर को बता रहे हैं कि आपको सिंगल बैंड लगाना चाहिए, आप बता रहे हैं डुअल बैंड लगाना चाहिए, आपको मैश राउटिंग लगानी चाहिए। ये आप कस्टमर को बता ही नहीं रहे हैं। कस्टमर अपने आप से कहीं से नॉलेज लेके आ रहा है, कहीं से डिमांड क्रिएट कर रहा है, आपसे आके मांग रहा है, और आपका एक सिंपल टेक्नीशियन जाके उसको लगा दे रहा है। मेरे हिसाब से जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने देखा है, जब तक आप कस्टमर से 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अगर आपका 1-to-1 अभी आपका कस्टमर चर्न हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको जो चाहिए वो आपको नहीं पता। आपको नहीं पता उसके पीछे वाले बेडरूम में सिग्नल नहीं आ रहा है, और आपने उसको जाके कभी चेक भी नहीं किया कि सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आज आप एक काम कीजिए और आप देखिएगा रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर मिलेगा। जब भी आपके पास कोई कनेक्शन की इंक्वायरी आती है कि मुझे एक कनेक्शन लगाना है, आप एक मार्केटिंग टीम रखिए अपने यहाँ, उसको भेजिए और उसके घर में जाके उसकी एक्चुअल देखिए। कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास 4 डिवाइस कनेक्ट करनी है, कुछ को 20 करनी है, अभी फ्यूचर में 30 भी करनी होंगी। तो जो फ्यूचर डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, कुछ घर छोटे हैं, कुछ घर बड़े हैं, आपको जाके बताना पड़ेगा सर आप ये डिवाइस लगा रहे हो, आप ये प्लान चूज कर रहे हो, इसका पीछे वाले कमरे में आपका सिग्नल नहीं आएगा। मे बी ही विल चूज द सेम, ठीक है आप मुझे सस्ता ही लगा दो, लेकिन उसको आपकी बात याद रहेगी जब पीछे वाले कमरे में सिग्नल नहीं आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू एजुकेट योर कस्टमर। आप एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, आप 2-वे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। आपने 2-वे कम्युनिकेशन के लिए लाइन तो लगा दिया ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन आपको सामने बैठ के फेस टू फेस एक बार कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। और जो छोटा LCO है, जो अभी बात चल रही थी कि हम कैसे सस्टेन करेंगे, आपके पास वो पावर है, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ। अगर आप कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आपकी टीम को इस लेवल पर एजुकेट नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। लेकिन अगर आपने ये काम करना शुरू किया तो यू विल सी द वंडर्स कि आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत अलग अलग तरह का रिजल्ट आने वाला है आप लोगों के लिए। As a customer, what else should I expect from my operator? सी कस्टमर को कुछ नहीं चाहिए। कस्टमर आपकी डिवाइस के बारे में नहीं जानता, कस्टमर आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में नहीं जानता, कस्टमर आपके ONT के बारे में नहीं जानता। उसको 2 चीज़ चाहिए, उसके पूरे घर में सिग्नल आना चाहिए, उसका बफर नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। उसको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसका 4K का वीडियो स्टक नहीं होना चाहिए। उसने एक टीवी खरीदा, इसका 3 लाख रुपए कीमत है, उस पर अगर बफरिंग आ रहा है तो वो 3 लाख रुपए वेस्ट है। तो उसको वो नहीं चाहिए। और उसको वो नहीं चाहिए का सोल्यूशन आपको देखिए, बीइंग ए टेक्निकल, आप बहुत टेक्निकल लोग हैं और मैं हमेशा इस इंडस्ट्री को सल्यूट करता हूँ। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो ट्रेन करता हो कि कैसे केबल चलाया जाता है। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो ट्रेन करता हो कैसे आपको ISP बनना है। लेकिन आप लोगों ने खुद से सीख लिया। मतलब मैं बहुत पुराना एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज से करीब 15 साल पहले मैं एक सेमिनार कर रहा था, और सेमिनार करने में हम लोग बता रहे थे कि एक एम्पलीफायर होता है, उसका ऐसे स्लोप और ऐसे गेन को मेंटेन किया जाता है। तो उसके लिए एक DB मीटर जैसी एक प्रोडक्ट आता था कि इस DB मीटर आप नापिए, आपको 15 dB का स्लोप मेंटेन करना है और 10 dB का गेन मेंटेन करना है। तो एक आदमी कहता है सर मैं तो बिना DB मीटर कर लेता हूँ। अच्छा कैसे करते हो आप?
माई क्वेश्चन वॉज कि आप करते कैसे हो? मैं तो डी मीटर से करता हूँ या स्पेक्ट्रम से चेक करता हूँ। कहते सर 2 चूड़ी घुमाता हूँ तो यहाँ आ जाता है और 1.5 चूड़ी इसकी घुमाता हूँ तो ऐसे हो जाता है। और जब वो 2 चूड़ी और 1.5 चूड़ी जाके मैंने अपने R&D रूम में चेक किया तो ही वॉज राइट, वो 100% राइट था। तो दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। एंड जो एक्सपीरियंस आपका है उसमें सिर्फ आपको ऐड ऑन ये करना है, अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करो। कोई कंपनी, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी आपको नहीं ला सकती। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपने बहुत पैसे कमाए और बहुत कंफर्टेबल हो गए। आपको कंफर्टेबल नहीं है, लड़ने का समय है। आप अपने कस्टमर को रिटेन करो, वो आपके अलावा छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जस्ट गाइड देम प्रॉपरली। थैंक यू सर। एंड जब बात हो ही रही है इस चीज़ की, तो मेरा अगला क्वेश्चन है ब्रिजेश सर से कि सर FTTH में न्यू इनोवेशंस क्या आ रही हैं अब, और हाउ वी आर इंटीग्रेटिंग AI टू FTTH? सी FTTH, जैसे मैंने बताया कि FTTH इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ बेसिकली एन आर्किटेक्चर। सो जो नया हम जब 8-10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो हम 10-20 Mbps 30 Mbps के प्लान देते थे। उसके बाद हमने 100 Mbps देना शुरू किया, उसके बाद 300 400 500 गीगाबिट्स पे चले गए। सो जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, पहले हम EPON लगाते थे, अब GPON लगा रहे हैं, प्लान्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी अपकमिंग इज़ XGS-PON, जिसमें आपके एंड टू एंड जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो 10G का होगा। अभी हम 2.5G और 1G पे चल रहे हैं। सिमिलरली जैसे घर की बात करें, जैसे सर ने बताया कि घर में वाईफाई का जो राउटर होगा वो इंटी लगा होगा, अभी हम डुअल बैंड लगा रहे हैं। डुअल बैंड के फिर हम वाईफाई 6 लगाएंगे। सो इट कैन गो अप टू 3.6 Gbps अप टू 9 Gbps। सो टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग एज दी यूज़र एक्सपीरियंसेस आर इवॉल्विंग। यूज़र एक्सपीरियंसेस जैसे अभी हम HD चैनल्स दे रहे हैं, 4K चैनल दे रहे हैं, 8K जाएंगे। सो जैसे जैसे बैंडविड्थ कंजम्पशन बढ़ेगा, अब जितने यूज़र बढ़ेंगे, 4K का यूज़र बढ़ेगा, 8K का यूज़र बढ़ेगा। सिमिलरली और हमारी एप्लीकेशंस बढ़ेंगी, IoT डिवाइसेस लगेंगे घर में, AI यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो AI इज़ ऑल्सो बैंडविड्थ हंगरी एप्लीकेशन। सो going further, the bandwidth demand is going to increase, the technology has to be upgraded, and the foundation that we have laid is fiber, that is exponential. It has exponential capacity up to terabits. So FTTH is a long run infrastructure. इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली टेक्नोलॉजी को आपको दिए, टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है। अभी EPON भी है आपके पास, GPON भी है आपके पास, XGPON छोड़ दीजिए क्योंकि वो अभी मुझे लगता नहीं अगले 2 या 3 साल के अंदर वायबल होने वाला है इंडिया में। लेकिन जब आप कोई चीज़ चूज़ करते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट आप बाय करने जा रहे हैं, FTTH के लिए बहुत ज़रूरी है एक सही प्रोडक्ट चूज़ करना। अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छा नेटवर्क डिजाइन कर ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग EPON का OLT खरीदते हैं, कुछ लोग GPON का OLT खरीदते हैं। 50% लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। सो जब ये खरीदते हैं हमेशा एक डायलेमा में रहते हैं कौन सा खरीदा जाए, एंड कोई गाइड करने वाले लोग बहुत कम हैं। शायद ही कोई इनको प्रॉपरली गाइड करता है विच प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। सेकेंडली एक और मेजर क्वेश्चन जो प्रॉब्लम खड़ी होती है FTTH नेटवर्क की, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि जितना पैसा आप वहाँ लगाएंगे उसी से आपका आउटकम आना है। आप सपोज कीजिए आपने EPON का एक लगाया, एक PON के ऊपर 64 कनेक्शन चलने चाहिए, एक PON के ऊपर आपने GPON लगाया 128 कनेक्शन आपके चलने चाहिए। 50% चल रहा है, 128 के 70% 70 लगे और उसकी पावर खत्म हो गई। ऑब्वियसली किसी ने अगर वो नेटवर्क डिजाइन किया है तो उसने ये सोच के तो नहीं किया होगा कि इसके अंदर 80 चलेंगे तो 80 पर डिजाइन कर लेता ना, 128 तक जाने की जरूरत नहीं था। अब 128 कैसे जाएंगे, इसका मतलब आपकी पावर चोरी हो रही है। चोरी कौन चोरी कर रहा है? आप खुद। उस पावर को आप खुद चोरी कर रहे हो। कैसे चोरी कर रहे हैं साहब? क्योंकि आपको नहीं पता है जो आप नेटवर्क डिजाइन किया है आपने, उसके अंदर कहाँ वो लीकेज हो गया, कहाँ वो लॉस हो गया, कहाँ किस तरह से उसे चेक करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ जब आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं या कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं कि आप प्रोडक्ट तो खरीदने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आपको कहाँ तक है। तो कई बार क्या होता है जहाँ 1 रुपया खर्च करना है वहाँ 100 खर्च हो गए, जहाँ 100 खर्च करना है तो वहाँ 1 खर्च हो गया, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी है पूरे की पूरी।
सिस्टम के अंदर। तो प्रोडक्ट बहुत कुछ है, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ है, और आई होप कि अगर आप लोग स्मार्टली इसको चूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं और फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्राइट। बिल्कुल, द प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन FTTH fiber to network. Adding to that XGS-PON, recently India's 3 IITs have deployed XGS-PON in their office areas for the entire IIT infrastructure. So we have to be ready for that. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग रियली वैल्यूबल इनसाइट्स। मेरा अगला क्वेश्चन है सर आपसे आकाश साहब कि मेजर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ इंटरनेट और FTTH, एक ISP को ध्यान में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए कि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो होनी ही चाहिए वहाँ पे DoT के साथ? गवर्नमेंट का जो अब मकसद है वो वैसे तो रेगुलेशन जितना डीरेगुलराइज कर सकें उतना डीरेगुलराइज कर रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। तो बहुत से रेगुलेशंस कम किए गए हैं और जो रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं बस वही रखे गए हैं। तो आजकल तो बहुत सी चीज़ें, मतलब जो कभी IP वगैरह का लाइसेंस जो पेपर वर्क होता था और उसमें डिले होता था, वो सारी ख़त्म करके ऑनलाइन IP का लाइसेंस मिल रहा है। ISPs में भी कैटेगरी ABC के लाइसेंस वगैरह की जो प्रोसेस है बहुत हद तक उसको ईज़ी कर दिया गया है। तो एज सच रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोगों से भी, मतलब ओपन गवर्नमेंट का आजकल एक्सेस है, हर कोई सजेशंस दे सकता है। जब कोई पॉलिसी भी आती है तो गवर्नमेंट सजेशंस लेती है। तो पब्लिक ड्रिवन सर्विसेज ही हैं, पब्लिक ड्रिवन पॉलिसीज़ हैं। तो एज सच रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं लगता बहुत कोई ऐसे इश्यूज़ होंगे। अगर कुछ हैं तो उसमें भी हमेशा हम तैयार रहते हैं कि कोई चेंजेस अगर करने हैं तो वो हम करें। और इवन हम लोग अब बहुत से ऐसे गवर्नमेंट ने, DoT ने पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऐप्स वगैरह भी अब लॉन्च करते जा रहे हैं। पोर्टल्स हैं बहुत सारे, सरल संचार पोर्टल एक होता है जो ISPs यूज़ करते हैं जनरली। और कुछ ऐप्स के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, बल्कि जैसे एक संचार साथी ऐप बीच में काफ़ी उसमें न्यूज़ में भी था। संचार साथी ऐप का जो पर्पस है वो बहुत नोबल पर्पस है उसका, जो आज की डेट में जो डिजिटल फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं उसके लिए अगर आप कोई ऐसा कॉल एक्सपेक्ट आता है आपको और ऐसा आपको डाउट भी होता है कि ये फ्रॉड कॉल हो सकता है, तो उसकी कंप्लेंट के लिए है। क्योंकि अगर वो आप अलर्ट थे, आप बच गए उस इशू से, लेकिन जो दूसरे सब्सक्राइबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको उसके बारे में पता चल जाए तो आप उस नंबर की कंप्लेंट डाल सकते हैं। कब, आपको, किस समय, बहुत 2-3 क्वेश्चन उसमें रहते हैं। ऑनलाइन आपको करना है, कुछ भी नहीं है उसमें, चक्षु के नाम से है वो। तो वो एक ऐप इस तरह से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, DoT ने लॉन्च किया है, जिसमें काफ़ी और यूज़ भी कर रहे हैं लोग बाग। इवन मोबाइल आपका गुम जाता है, हैंडसेट मिस हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसके लिए भी ट्रैकिंग के लिए बहुत से मोबाइल इन मिलियंस, मतलब अब मोबाइल्स जो हो ट्रैक हुए हैं और रिकवर हुए हैं, और जो जेन्युइन उसके ओनर थे उनको हैंडओवर हुए हैं। और भी इस तरह की बहुत सी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। जो कि न्यू टेलीकॉम एक्ट आया है, जो 2023 का न्यू टेलीकॉम एक्ट है, उसके बहुत से जो क्लॉजेज हैं वो धीरे धीरे रूल्स बनते जा रहे हैं। तो उनमें भी बहुत अच्छे प्रोविजंस किए गए हैं, जो विद ड्यूरिंग द डिस्कशन आई विल डिस्क्लोज। would like to add one more thing in this. Actually, अभी कुछ सालों से हमें DoT के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो आप लोगों को मैं एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छे सुनते हैं बात। जब भी अगर आपको लगता है कि कोई नियम बन गया है और आपको लगता है कि वो नियम हमारे खिलाफ जा रहा है या हमें उससे कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग इनसे बात कीजिए, ये आसानी से उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए हैं, तो आई थिंक DoT के लिए एक तालियां बनती हैं, बहुत लिबरल हो गए हैं अभी लोग। तो अगर आपको कभी भी लगता है, इवन स्मॉल ऑपरेटर को भी लगता है कि भाई हम ये C क्लास लाइसेंस लेने जा रहे हैं या A क्लास लाइसेंस लेने जा रहे हैं, ये क्लॉज नहीं होना चाहिए, तो आप एक बार जाके बात करेंगे। अगर उनको लगेगा कि ये ठीक है, तो आजकल बहुत लिबरल है, बहुत आसानी से चीज़ें चेंज भी कर देते हैं। मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सबका। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आप सबसे कि आप लोगों को लगता है FTTH का भी कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है लॉन्ग टर्म ब्रॉडबैंड डिलीवरी के लिए आज की डेट में? फाइबर का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है,
सो फाइबर इज़ फाइबर, एंड आपने एक बार फाइबर डाल दिया तो आपके पास बहुत हैंडसम अपॉर्चुनिटीज़ है करने के लिए, बहुत सारी सर्विसेज के लिए. बट येस, सिंस इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, फाइबर जहाँ नहीं डली है, सो देर आर ऑल्टरनेटिव्स लाइक FWA, 5G FWA, सैटेलाइट, बट इट हैज़ लिमिटेशंस. मल्टीपल सर्विसेज नहीं दे सकते आप, बैंडविड्थ नहीं दे सकते इतनी. हाँ, बट जहाँ टेम्पररी एरियाज़ कवर करने हैं आपको, जहाँ पैच करना है, कस्टमर कंज्यूमर एक्वायर करना है, वहाँ पे आप टेम्पररी ये सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं. बट फाइबर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है. देखिए, फाइबर के बारे में बात कही गई है. बेसिकली हमारा जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क था वो प्रोमिनेंटली कॉपर बेस्ड था, और 1986 के बाद हम लोग फाइबर की तरफ शिफ्ट हुए. लेकिन आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि आज भी लोग कॉपर कनेक्शन की डिमांड करते हैं. इसका मतलब ये है कि फाइबर कहीं ना कहीं चूक रहा है. नागपुर में अगर मैं बात करूं तो मैं चूंकि BSNL नागपुर का इंचार्ज हूं, हर महीने में लगभग 40 से 50 कस्टमर ऐसे होते हैं जो फाइबर का कनेक्शन डिस्कनेक्शन करके वापस कॉपर में आना चाहते हैं. उसके एक दो महत्वपूर्ण कारण हैं. एक कारण ये है कि कॉपर केबल पर जो सर्विस चलती थी, जो हमारा लैंडलाइन टेलीफोन चलता था, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं था. वो अपना पावर खुद ही लेता था और उसमें वॉइस क्लैरिटी बहुत बेहतर थी. उसको हम पैसिव कनेक्शन कहते हैं. आज ऑप्टिकल फाइबर के सारे डिवाइसेज जो हैं वो किसी ना किसी इलेक्ट्रिक पावर पर डिपेंड रहते हैं. तो कहने का मतलब है कि आज 30 साल के बाद भी अभी भी अगर कॉपर लोगों की पसंद बनती जा रही है तो कहीं ना कहीं फाइबर चूक रहा है. मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा इशू जो है वो स्टेबिलिटी का है. और एक बात ये भी सच है, क्योंकि जो फाइबर है वो हमारे देश के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा वरदान है. मैं देश नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर. उसका कारण ये है कि फाइबर को हम लोग काफ़ी हद तक, पर्टिकुलरली जो कोर नेटवर्क होता है, उसे अंडरग्राउंड ले करते हैं. अब वो अंडरग्राउंड नेटवर्क को रिप्लिकेट करना या रिप्लेस करना तो इम्पॉसिबल है. तो ये फाइबर निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बून है. और ऑफ लेट फाइबर के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में भी काफ़ी ट्रिमेंडस प्रोग्रेस आई है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल लॉसेस काफ़ी कम हुए हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक पावर कैरी किया जा सकता है, जिसकी वजह से टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट भी सिग्निफिकेंटली कम हो गई है. जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कई बार नंबर ऑफ फाइबर की बात करते हैं. आज अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो हमारा देश, मतलब जहाँ मैं कह सकता हूँ मुंबई से लेके यूरोप में जो कनेक्टेड हैं वो केवल 6 फाइबर पर कनेक्टेड है. और उसमें से वैसे देखा जाए तो 2 फाइबर पर ही काम हो सकता है. उसका कारण यह है कि फाइबर को कनेक्ट करने वाले इक्विपमेंट्स में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है कि जो आज टेराबिट, पीटाबिट और पता नहीं कितनी कितनी बैंडविड्थ देने में सक्षम है. लेकिन इन सबके बीच में जो महत्वपूर्ण चैलेंज है वो फाइबर की रिलायबिलिटी है. तो फाइबर यस डेफिनेटली, और टेक्नोलॉजी, बाकी जो एंड इक्विपमेंट जो हैं, जितने बैंडविड्थ हंग्री एप्लीकेशन आते रहेंगे उतने टेक्नोलॉजी में इंप्रूव होती रहेगी, और उसका मुझे तो कोई अंत नज़र नहीं आता. थैंक यू. थैंक यू सर. तो मतलब अगर हमने एक स्टेबल फाइबर और कस्टमर से जान लिया कि उन्हें क्या चाहिए, हमारा कस्टमर कहीं नहीं जाएगा हमें छोड़ के. थैंक यू सर. बिल्कुल सही. थैंक्स फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इनसाइट्स. सिर्फ एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि फाइबर का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो न्यू टेलीकॉम एक्ट आया है उसमें एक राइट ऑफ वे रूल भी लेके आए हैं उसको 2024, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया है 1 जनवरी 2025 से. और उसमें हमने बहुत अच्छे प्रोविज़न्स किए हैं जो कि अभी तक कोई भी केबल ले वगैरह करने के लिए, इवन उसमें ओवरहेड केबल के लिए भी प्रोविज़न किया गया है कि अगर आप कोई पोल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसकी परमिशन आपको लेनी है. और दैट टू अब एक पोर्टल, ई सर्विसेज पोर्टल आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, DOT का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, जिसमें आप ऑनलाइन राइट ऑफ वे के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और उसमें बहुत अच्छी टाइमलाइंस डिफाइंड है कि विद इन मैक्सिमम 67 डेज़ के अंदर आपको परमिशन मिलेगी, और नहीं मिलती है तो वो उसमें ऑटो परमिशन का भी प्रोविज़न है कि ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको परमिशन मिल जाएगी. तो कहीं पे भी जो अगर थोड़ा बहुत कहीं ब्यूरोक्रेसी रही होगी तो उसको भी इसमें कंट्रोल करने का प्रोविज़न किया गया है. तो इस राइट ऑफ वे के रूल्स आपको पब्लिक डोमेन में है, कोई भी पढ़ सकता है, और बड़े हेल्पफुल हैं हमारे सारे TSPs के लिए, ISPs के लिए, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जिनको कि राइट ऑफ वे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे अंडरग्राउंड करना हो चाहे ओवरहेड करना हो. तो एक तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है. और दूसरा एक कॉल बिफोर यू डिग ऐप के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो कि अगर आप अंडरग्राउंड केबल आपके हैं
और कोई दूसरी एजेंसीज आती हैं, कभी वाटर वाली हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी वाली हैं, और भी मल्टीपल एजेंसीज़ हैं जो कि डिगिंग वगैरह का काम करती हैं। तो वो जो उनको अर्बन बॉडीज़ से या और जो पंचायत वगैरह हैं उनसे जो परमिशंस लेनी है वो तो ठीक है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया ऐप है, कॉल बिफोर यू डिग। तो इस ऐप का पर्पस ये है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी डिगिंग जो कि प्री प्लान्ड होती है जनरली, या प्री प्लान्ड नहीं भी है तो उसमें इमरजेंसी का भी प्रोविज़न है कि विद इन 48 आवर्स अगर आप कोई डिगिंग करने वाले हैं तो आप उस ऐप में जाके, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंटीमेट करें कि मैं, उसमें पूरा प्रोविज़न है गूगल मैप वगैरह का कि आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि इस लैटिट्यूड इस लॉन्गिट्यूड के बीच में मैं डिगिंग करने वाला हूँ। और आपकी कोई जो असेट ओनर्स हैं, अदर असेट ओनर्स हैं, जिसमें कि हमारे ISPs TSPs भी आते हैं जिनके फाइबर केबल वगैरह अंडरग्राउंड होते हैं, तो उनको वो इंटीमेशन पहुंचेगा इमीडिएटली उस ऐप के थ्रू, उनको नोटिफिकेशन आएगा कि ये एजेंसी इस रूट पे डिगिंग करने वाली है। तो आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज के अपने असेट को प्रोटेक्ट भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से कॉल बिफोर यू डिग का अभी काफ़ी यूजेस बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे इसके भी डेटा पब्लिक डोमेन में मिलेंगे आपको CBUD का .gov.in। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOT ने भी काफ़ी कुछ ऐसे प्रोविजंस किए हैं जो कि टेलीकॉम सर्विस का इम्पोर्टेंस शो करता है कि मतलब अब जिस तरह से वाटर, इलेक्ट्रिसिटी ये सब इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी तरह से अब टेलीकॉम भी है। तो मतलब आटा और डेटा ये दोनों इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए। तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे बहुत सी चीज़ें की हैं। 4G सैचुरेशन एक प्रोजेक्ट जो डिजिटल भारत निधि बोलते हैं, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड हुआ करता है DOT का, उसके थ्रू भी हमने सारे फार फ्लंग एरियाज़ जहाँ पे भी अगर कोई को कमर्शियल भी वायबल नहीं लगता है और वो सर्विसेज नहीं देना चाहता था टेलीकॉम ऑपरेटर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडाइज किया है उस चीज़ को, उनको मोटिवेट किया है, फाइनेंशियली भी मोटिवेट किया है। और इस तरह से हम एक एक गांव को अब 4G, एटलीस्ट 4G आ जाए, ये हम इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOT ने उस पर काम किया है। थैंक यू। तो मतलब सर अब रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट। आपने रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट की बात कही, तो उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। वो दशक था जब मनोज कुमार जी ने मूवी बनाई थी, उसका कारण ये था रोटी, कपड़ा और मकान हमारी ज़रूरतें थी, लेकिन आज मोबाइल या डाटा के बिना हम कर नहीं सकते। तो रोटियां जो थी वो उस ज़माने में हम करीब 8, 10, 15 खा लिया करते थे, आज 2 रोटी से हमारा काम हो जाता है, हमारा रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गया। कपड़ा जो हम लोग मीटर्स में इस्तेमाल करते थे, आज सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में भी शायद आ गया है। लेकिन जो आटा है, वो आटा से हमारा सफ़र अब डाटा तक हो गया है। उस ज़माने में हमारे पास डेटा था ही नहीं, आज हम केवल डेटा ही खाए जा रहे हैं। अगर घर से निकलते वक्त हमसे कोई ये कहे कि बेटा 3-4 रोटी कम खाओ, या अपना टिफ़िन मत ले जाओ, या मोबाइल घर पे छोड़ दो, तो हम सबको पता है हमारा ऑप्शन क्या है। मोबाइल के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो जब ये हमारे जीवन का इतना अविभाज्य अंग बन गया है, तो निश्चित रूप से इसको इतना महत्व देना भी पड़ेगा। मैं अपना कंक्लूडिंग रिमार्क देने के पहले थोड़ा सा यूसीएन टीम के लिए कुछ पॉइंट्स कंसिडरेशन के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो भी डिस्कशन हुआ पहले पैनल का या इस पैनल का, उसमें प्रोमिनेंटली यही सामने आया कि बहुत ज़्यादा अभी रूरल मार्केट हमारे लिए ओपन है, लेकिन रूरल मार्केट में पेनिट्रेशन करने के अपने चैलेंजेस हैं। इसके पहले भारत सरकार ने भारत नेट फेज़ 1 और फेज़ 2 के माध्यम से रूरल में बैंडविड्थ एक्सटेंड करने के काफ़ी प्रयत्न किए हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक अच्छी बात अब ये हो गई है कि भारत सरकार का जो भारत नेट फेज़ 3 प्रोजेक्ट है, उसको महाराष्ट्र सरकार ने पहल करके कहा है कि हम करेंगे। इसके लिए एक SPV बनाई जा रही है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, और जितना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का योगदान होगा उसमें यूसीएन जैसी टीम को काफ़ी सफलता मिलने की संभावना है। इस वजह से, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसीव किया है, इसी प्रोजेक्ट का आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अपना पैरेलल नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की बात करनी चाहिए। और उस नेटवर्क का इस्तेमाल करके गाँव में अधिक से अधिक कनेक्शन आपने जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपकी टीम से बात की, तो मुझे ये आइडिया दिया गया कि ये जो प्लान IPTV का आप लॉन्च कर रहे हैं, ये करीब आप 650 रुपये में लॉन्च कर रहे हैं। मेरा अपना थोड़ा सा डाउट है कि रूरल एरिया में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 650 रुपये मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है रूरल पब्लिक के लिए। वो करीब 350 या 400 रुपये के आसपास होना चाहिए। तो इसको किस प्रकार से आप अधिक से अधिक इकोनॉमिकल बना पाएँ। और भारत में आप जानते हैं कि कस्टमर को पहले जोड़ना पड़ता है, फिर कस्टमर को धीरे धीरे टेस्ट देनी पड़ती है, और फिर उनसे रेवेन्यू अर्न करना पड़ता है। तो शुरू में ये प्लान आप इतना अफोर्डेबल बनाइए कि रूरल एरिया में इसका मास बहुत बड़े पैमाने पर मतलब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो,
और जब इस पर डिपेंडेंस बढ़ जाएगा कस्टमर्स का, तब धीरे धीरे आप इसमें वैल्यू एडिशन करके या इवन OTT भी देके जहाँ जहाँ संभव है आप इन प्लान को पॉपुलराइज बना सकते हैं। क्योंकि भारत नेट फेज 3 का प्रोजेक्ट, जिसके माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का एक सशक्त नेटवर्क गाँवों तक जाएगा, सप्लीमेंटेड विथ क्वालिटी एप्लीकेशन, क्वालिटी कंटेंट विच पीपल लाइक यूसीएन कैन गिव, ये सेंट्रल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रस्ट होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि इन सब चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेकर इसका उपयोग करके आप अधिक से अधिक सक्सेसफुल बनेंगे। यही मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। अगर मैं FTTH की, मतलब मेरे पास सिर्फ FTTH के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है, वही मैंने आज 35 साल से यही करता आ रहा हूँ। तो मेरा तो सब लोगों से एक ही कहना है, जैसे एवरीबडी सेड कि रूरल में आप काम कीजिए, कहीं भी काम कीजिए, लेकिन जो भी काम कीजिए ऐसा कीजिए जो जनरेशन तक काम आए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी नेटवर्क आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, डिज़ाइन करने से पहले अपने एरिया की डेंसिटी, अपने एरिया का पूरा आकलन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी आपके पास टीम है, उसमें एक ऐड ऑन करके मार्केटिंग, जो कि पर्टिकुलरली जिसका PR बहुत स्ट्रांग हो। आपका PR जब तक स्ट्रांग रहेगा, आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका कस्टमर कहीं चर्न हो जाएगा, कहीं चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone for sharing such valuable insights with us. Yes, thank you. Thank you so much, our moderator. Thank you so much, our panelists. Everybody give a huge round of applause. Come on. Thank you so much, everyone. हम चाहेंगे ग्रुप पिक्चर के लिए प्लीज कम फॉरवर्ड।